अच्छा भाई, अस्सलाम वालेकुम। तो लास्ट वीक जो हमने लेक्चर एंड किया था वो किया था हमने वाइटल फोर्स थ्योरी पे। ठीक है भाई। तो वाइटल फोर्स थ्योरी मैं आपको याद दिला रहा हूँ, इन केस अगर मैंने नहीं लिखवाया हो, क्योंकि मैं भूल गया हूँ कि लास्ट वीक आपको लिखवाया था, नहीं लिखवाया था, लिखवा दिया होगा वैसे। तो ये कि आप ग्रुप पे मुझे बता देना, मैं उसको नेक्स्ट लेक्चर में लिखवा दूंगा या ग्रुप पे लिखवा दूंगा, और इन केस के लिखवा दिया होगा तो अच्छी बात है। तो वाइटल फोर्स थ्योरी में हमने ये पढ़ा था कि जो लिविंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनमें एक मिस्टीरियस फोर्स होती है जो कि ह्यूमन कंट्रोल से बाहर होती है, इंसान उसको कंट्रोल नहीं कर सकता, और इंसान उसमें किसी की चेंजिंग तब्दीली नहीं ला सकता। और फिर हमने ये पढ़ा था कि लिविंग थिंग से जो कंपाउंड मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक कहते हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी ये मिस्टीरियस फोर्स होती है। लिहाजा ऑर्गेनिक कंपाउंड को भी कोई इंसान कंट्रोल नहीं कर सकता, बना नहीं सकता, ख़त्म नहीं कर सकता। तो यही वजह है कि जो उस ज़माने के साइंटिस्ट थे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हुए घबराते थे। उनका मानना ये था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ने का मतलब है कि वो मिस्टीरियस फोर्स को डिस्टर्ब कर रहे हैं, जो कि मजहबी लिहाज से गलत माना जाएगा। और इसीलिए उनका मानना ये था कि ये उनके लिए इम्पॉसिबल है कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से बनाए। ऑर्गेनिक को वो लिविंग लेते थे, इनऑर्गेनिक को वो नॉन लिविंग लेते थे। तो उनके लिए इम्पॉसिबल था कि वो ऑर्गेनिक कंपाउंड को इनऑर्गेनिक से बनाए। ऑर्गेनिक का मतलब लिविंग, यानी अगर उन्होंने ऑर्गेनिक को इनऑर्गेनिक से बना लिया तो इसका मतलब है कि लिविंग को नॉन लिविंग से बना लिया, यानी गैर जानदार को जानदार में कन्वर्ट कर दिया, जो कि सुनने में भी गलत लग रहा है, बुरा लग रहा है। तो ये उनका मानना था कि ये इम्पॉसिबल है। लास्ट लाइन आप पढ़ लें कि ये इम्पॉसिबल है कि किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को बनाया जाए एक ऐसे कंपाउंड से जो इनऑर्गेनिक हो, जो कि उनका मानना था। इस थ्योरी की वजह से सालों तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की पढ़ाई रुकी रही। लोग डरते थे ऑर्गेनिक कंपाउंड को पढ़ते हुए कि खुदा ना खास्ता उनसे गलती ना हो जाए और वो अजाब ना मिले उनको। लिहाजा इस थ्योरी का फिर रिमूवल आया, जो किसने बोला? फ्रेडरिक बोलर ने। तो अब यहाँ से आज का लेक्चर शुरू है। हेडिंग डाल देंगे आप, रिमूवल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी। रिमूवल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी की हेडिंग डाल दें। और रिमूवल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी की हेडिंग डालने के बाद आप यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। अब साइंटिस्ट का नाम था फ्रेडरिक वोलर, और वोलर ने हादसाती तौर पे इंसिडेंटली, ठीक है ना, हादसाती तौर पे इंसिडेंटली वाइटल फोर्स थ्योरी को रिमूव किया। यहाँ पर इस बात पे मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि ये वोलर की मर्जी के मुताबिक नहीं था, वो उस ज़माने की रिलीजियस थ्योरी को मानने वालों में से था। लिहाजा ये हादसाती तौर पे गलती से उससे हो गया, पर बहरहाल इस गलती को फिर उसने बार बार दोहराया और दोहरा कर मशहूर हो गया, और वो आपको आज पढ़ा रहे हैं आप। तो उसने क्या किया, कंपाउंड लिया अमोनियम साइनेट, जो कि इनऑर्गेनिक था, और उसको पानी की मौजूदगी में बॉयल किया, और बॉयल करके एक नया कंपाउंड बनाया जो कि यूरिया है। अब समझने वाली बात यह है, सेकेंडरी लेवल पे बड़ी बच्चों वाली बात है कि किसी भी साइंटिस्ट के लिए नया कंपाउंड बनाना कोई अनहोनी बात नहीं है। साइंटिस्ट का काम ही होता है कि वो नई चीज़ें बनाए। तो अमोनियम साइनेट एक कंपाउंड था, यूरिया भी एक कंपाउंड है, तो एक कंपाउंड से दूसरा कंपाउंड बनाना आम सी बात है। पर जो हमारे टॉपिक की खास बात है वो ये है कि जो कंपाउंड उसने पहले लिया, वो आपको नोट कर रहे हैं, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, वो इनऑर्गेनिक है। और जो यूरिया उसने प्रोडक्ट बनाया, ये वेस्ट प्रोडक्ट है एनिमल्स का, और एनिमल्स का जो वेस्ट प्रोडक्ट होगा वो आप समझ सकते हैं कि उनकी डेफिनेशन के लिहाज से ऑर्गेनिक होगा, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऑर्गेनिक वो कंपाउंड होते हैं जो लिविंग से मिलते हैं। तो क्योंकि यूरिया जो है वो वेस्ट प्रोडक्ट है एनिमल्स का, लिहाजा समझ जाओ कि ये किससे मिल रहा है, लिविंग से मिल रहा है। तो लिविंग से मिलने का मतलब है ये ऑर्गेनिक होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यूरिया ऑर्गेनिक है हर डेफिनेशन के लिहाज से। हम फिलहाल उनकी डेफिनेशन की बात कर रहे हैं। उनकी डेफिनेशन ये थी कि जो लिविंग से मिलेगा वो ऑर्गेनिक है। तो क्योंकि यूरिया वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ एनिमल है, लिहाजा जाहिर सी बात है लिविंग से मिल रहा है, जिसको गोबर भी कहते हैं आप लोग, और लिविंग से मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑर्गेनिक है।
तो यूरिया ऑर्गेनिक है और अमोनियम साइनाइड इनऑर्गेनिक है। इसका मतलब है इनऑर्गेनिक से क्या बना लिया, ऑर्गेनिक बना लिया। तो अगर आप पिछली स्लाइड दोबारा पढ़ें तो पिछली स्लाइड की आखिरी लाइन में लिखा हुआ है कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि ऑर्गेनिक बनाया जाए इनऑर्गेनिक से। और इतनी अंग्रेजी आपको आती होगी कि यहाँ पे उसके अपोजिट काम हो रहा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से ऑर्गेनिक बनाया जा रहा है, जो कि उनका मानना ये था कि पॉसिबल नहीं है, पर एक चीज़ लैब में हो रही है, इनकार कैसे करें। अच्छा, इत्तफाक से यूरिया है भी एक मशहूर ऑर्गेनिक कंपाउंड, को ऐसा कंपाउंड भी नहीं है जिसको पे डिबेट होगा, आधे लोग कह रहे हो कि वो ऑर्गेनिक है, आधे कह रहे हो इनऑर्गेनिक। नहीं भाई, एक परफेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो इससे साबित हो गया कि इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक बनाने का मजहब से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये काम करने के बाद फ्रेडरिक वोलर के ऊपर कोई अजाब नहीं आया, कोई मसाइल नहीं आया, उसकी लाइफ में कोई परेशानी नहीं आई। तो उसने जब ये बात सारी बात देखी तो उसने इस एक्सपेरिमेंट को बार बार रिपीट किया, और बार बार रिपीट करने पे बार बार यूरिया बना के उसने फिर लोगों को ये बात बताई कि भाई किसी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड को ऑर्गेनिक बनाने का मिस्टीरियस फोर्स से कोई ताल्लुक नहीं है, लिहाजा इस वाइटल फोर्स थ्योरी को ख़त्म किया जाए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ा जाए तफसील से, किसी टेंशन के बगैर, किसी खौफ के बगैर, ताकि उसकी सही तरह से उससे जो फ़ायदा इंसान को लेना है वो ले सके। और आप आज देख सकते हैं कि आज ऑर्गेनिक कंपाउंड से इंसान की पूरी ज़िंदगी ऑर्गेनिक कंपाउंड पे ही डिपेंड कर रही है, क्योंकि सारा का सारा जो फ्यूल है आपका वो सब ऑर्गेनिक, पूरा का पूरा फ्यूल, फ्यूल इंडस्ट्री पूरी की पूरी ऑर्गेनिक है। तो छोटी मोटी चीज़ तो नहीं है ना। चलें जी, तो रिमूवल ऑफ वाइटल फोर्स थ्योरी लिखते हैं, फिर आगे बात करेंगे। अ साइंटिस्ट नेम, अच्छा क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है तो जहाँ आपको प्रॉब्लम लगे समझने में वहाँ आप पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा सुन सकते हैं। ये एक एडवांटेज है इसका, ज़रा क्वेश्चन नहीं कर सकते, ये डिसएडवांटेज है, जो कि ग्रुप के थ्रू आप फॉलो कर सकते हैं कि कोई भी मसला हो तो ग्रुप पे पूछ सकते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में भी पूछ सकते हैं। अच्छा भाई, अ साइंटिस्ट नेम्ड वोलर, अ साइंटिस्ट नेम्ड वोलर, फ्रेडरिक वोलर लिखने पूरा अगर लिखना चाहते हैं, अ साइंटिस्ट नेम्ड फ्रेडरिक वोलर, अ साइंटिस्ट नेम्ड फ्रेडरिक वोलर a scientist named Frederick Wöhler remove vital force theory, remove vital force theory, remove vital force theory by converting, remove vital force theory by converting ammonium cyanide, remove vital force theory by converting, remove vital force theory by converting ammonium cyanide, ब्रैकेट में आएगा इनऑर्गेनिक कंपाउंड, अमोनियम साइनाइड ब्रैकेट में आ गया इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनटू यूरिया, इनटू यूरिया, इनटू यूरिया ब्रैकेट में आएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनटू यूरिया ब्रैकेट में आया ऑर्गेनिक कंपाउंड, हाँ भाई ब्रैकेट में क्या आ गया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, एज शोन बिलो, एज शोन बिलो, एज शोन बिलो के बाद आप वीडियो को पॉज करके इक्वेशन लिखें, हम आगे बात करेंगे। रिकॉर्डेड लेक्चर का ज़रा फ़ायदा उठाते हैं, आप वीडियो को पॉज कर रहे हैं, पॉज करके इक्वेशन लिखें साफ़ सुथरी, और उसके बाद आगे बात करते हैं। अच्छा भाई, हम नई डेफिनेशन पे आते हैं। तो नई डेफिनेशन ऑर्गेनिक, अच्छा जब ये वाइटल फोर्स थ्योरी रिमूव हो गई तो जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को दोबारा से पढ़ना शुरू किया, और जब दोबारा से पढ़ना शुरू किया तो उन्होंने महसूस किया कि यार इसमें तो बड़े मसाइल हैं, और बहुत सारे कंपाउंड ऐसे हैं जो लिविंग और नॉन लिविंग दोनों में हैं। जैसे कि पानी की मिसाल ले लो, लिविंग में भी और नॉन लिविंग में भी। तो लिहाजा इस मसले से निकलने के लिए कि ये तो बड़ा कॉन्सेप्शुअल इशू आ जाएगा कि जो कंपाउंड लिविंग से भी मिल रहे हैं और नॉन लिविंग दोनों से मिल रहे हैं उन्हें क्या बोला जाए,
क्योंकि उनका मानना ये था कि लिविंग से ऑर्गेनिक है और नॉन लिविंग से इनऑर्गेनिक है, तो बहुत सारे सॉल्ट्स चट्टानों से भी मिलते हैं और वो एनिमल और प्लांट्स में भी होते हैं। तो ये फंस गए। तो इसका मतलब पुरानी डेफिनेशन में गड़बड़ आ गई जब ये इनको तफसील से पढ़ना शुरू किया। लिहाजा उन्होंने बोला कि भाई डेफिनेशन को बेहतर किया जाए। तो जो अगली डेफिनेशन आई वो बड़ी मशहूर है, आप लोग 9 के लेवल पे पढ़ते रहते हैं, बड़ी फेमस है। और वो डेफिनेशन ये है कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन लाजमी होगा वो ऑर्गेनिक है। और जिन्होंने 9 क्लास अच्छे से पढ़ी है उनको याद होगा कि 9 क्लास में इसमें इजाफा ये हो गया है कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी डाला हुआ है, कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होंगे वो ऑर्गेनिक है। पर क्योंकि आपको अपनी बुक फॉलो करनी है जो कि पहले से प्रिंटेड है, बहुत अरसे से रीप्रिंट नहीं हुई है, तो नॉलेज मैंने आपको पूरी दे दी है, पर पेपर में आप वो लिखेंगे जो किताब कह रही है। तो किताब में लिखा हुआ है कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक। और यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन आपको दिख रही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, CO3 इसको कार्बोनेट बोलते हैं, HCO3 इसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, CN इसको साइनाइड बोलते हैं, CNO इसको साइनाइड बोलते हैं। ये वो कंपाउंड है जिसमें कार्बन है पर ये ऑर्गेनिक नहीं। इनकी प्रॉपर्टीज ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज से मैच नहीं करती, क्योंकि सेकेंड केमिस्ट्री में प्रॉपर्टीज डिस्कस नहीं है, तो हम उसकी डिटेल में नहीं जा रहे। पर ये वो कंपाउंड है जो प्रॉपर्टीज के लिहाज से ऑर्गेनिक नहीं है, तो इनको बाहर निकाल दिया। और क्योंकि इनकी तादाद आटे में नमक के बराबर है, जैसे 1 लाख कंपाउंड अगर ऑर्गेनिक होंगे तो उसमें 99.99% कंपाउंड, ऑलमोस्ट 1 लाख जो होंगे उनमें कार्बन होगा, और 50 ऐसे होंगे, यानी 1 लाख ऐसे होंगे जो कार्बन वाले होंगे और प्रॉपर्टीज भी ऑर्गेनिक वाली होंगी, और 50 ऐसे होंगे जो इनमें से होंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बोनेट वगैरह 50 होंगे ऐसे जो कि कार्बन रखने के बावजूद प्रॉपर्टीज के लिहाज से ऑर्गेनिक नहीं है। तो लिहाजा इन 50 कंपाउंड्स की वजह से 1 लाख कंपाउंड की डेफिनेशन को ख़राब नहीं किया गया, और उन्होंने एक्सेप्शन में डाल दिया इनको। ये एक्सेप्शन का मतलब होता है कि इनको हटा दो। तो वो तमाम कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक होगा, और इनको हटा देना, जो मैंने थोड़े बहुत आपको दिखाएं इनको आपने हटा देना है। दीज कंपाउंड्स आर नॉट इंक्लूडेड। इनके अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक कहलाएंगे। तो ये मेरे हिसाब से तो लिखते के साथ ही याद हो जाना चाहिए आपको। लिखें डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू न्यू डेफिनेशन, according to new definition, according to new definition, comma, according to new definition, comma, all those compounds, according to new definition, comma, all those compounds, all those compounds containing carbon, all those compounds containing carbon, all those compound containing carbon essentially, essentially का मतलब होता है लाजमी, स्क्रीन पे दिख रहा है आपको। all those compounds containing carbon essentially lazmi are called organic compounds, are called organic compounds except, are called organic compounds except के बाद आपने ये लाइन से लिख देने कॉमा डाल के, जैसे मैंने लिखी, कार्बन मोनोऑक्साइड, डाइऑक्साइड, कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, साइनाइड्स, साइनाइड एक्सेट्रा। अब क्योंकि ये रिकॉर्डेड लेक्चर है तो अगर बीच में कहीं मिस हो गया तो आप इसको रिवाइंड करके दोबारा लिख सकते हैं। तो हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन होगा वो ऑर्गेनिक होगा, और इसको हटा देना है। और लेटेस्ट डेफिनेशन कोई आपसे पूछे तो आपको आनी चाहिए कि हर वो कंपाउंड जिसमें कार्बन और साथ में हाइड्रोजन है वो ऑर्गेनिक। अच्छा, ये जो एक हेडिंग अब आपको दिख रही है ये पेपर के लिए नहीं है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए, जिसको आपने समझो ऐसी इंपॉर्टेंस देनी है कि आपकी सोच है। बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है ये, और पूरा ऑर्गेनिक इस पर डिपेंड कर रहा है बुरी तरह। तो आपने गौर से 5 मिनट गौर से सुनना है, लिखना लिखाना इसमें कुछ नहीं है, 5 मिनट गौर से सुनना है। थोड़ा बहुत जो लिखना होगा मैं बाद में बताऊंगा। अब 2 आर्गुमेंट आप पहले ध्यान में रखें, फिर स्लाइड पढ़े आप। आर्गुमेंट नंबर 1 ये है कि जिस एलिमेंट की जो वैलेंसी होती है वो उतने बॉन्ड बनाती है।
ठीक है भाई, आर्गुमेंट नंबर 1 क्या हो गया कि जिस एलिमेंट की जो वैलेंसी होगी वो उतने बॉन्ड बनाएगा। जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो उसने एक बॉन्ड बनाना है, वो सिंगल हो सकता है। जिसको कोवेलेंट बॉन्डिंग बिल्कुल भी नहीं आती ना, वो भी बस लाइनों से याद रखेगा तो मैनेज कर लेगा। ऐसा होना नहीं चाहिए खैर कि बिल्कुल ही नहीं पता हो, लेकिन फिर भी शेयरिंग वेयरिंग की डिटेल में नहीं जाना। सिंगल लाइन सिंगल बॉन्ड, डबल लाइन डबल बॉन्ड, ट्रिपल लाइन ट्रिपल बॉन्ड, इतना काफी है। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है तो वो एक बॉन्ड बनाएगा जो सिंगल होगा। ऑक्सीजन क्योंकि छठे ग्रुप का है, उसकी वैलेंसी 2 है, मैंने वैलेंसी निकालना सिखाई भी आपको। तो वैलेंसी 2 है तो वो दो बॉन्ड बनाएगा, चाहे वो दो सिंगल हो या एक डबल हो। ये बात क्लियर हो गई सबको। ऑक्सीजन की वैलेंसी क्योंकि 2 है, लिहाजा दो सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, एक डबल बॉन्ड भी बना सकता है। जैसे पानी में दो सिंगल बॉन्ड बनाता है वो, कार्बन डाइऑक्साइड में एक डबल बॉन्ड बनाता है, तो दो सिंगल भी बना सकता है, एक डबल भी बना सकता है। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 है, लिहाजा वो ग्रुप नंबर 5 का है, उसकी वैलेंसी 3 है, लिहाजा वो तीन सिंगल बॉन्ड भी बना सकता है, एक सिंगल और एक डबल भी बना सकता है। एक सिंगल होगा, एक डबल होगा, तीन हो जाएंगे। और एक ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है, तब भी तीन हो जाएंगे। तीन बॉन्ड उसने करने हैं, एक सिंगल से कर ले, एक सिंगल एक डबल से कर ले, एक ट्रिपल से कर ले। एक पढ़ाई मैंने यहाँ पढ़ा दी कि जितनी वैलेंसी होगी उतने बॉन्ड होंगे, तफसील आपके सामने है। दूसरी बात जो आपने ध्यान में रखनी है वो ये है कि आप ये कैसे पता चले कि वो कितने बॉन्ड बना रहा है। तो जब डायग्राम बनाना आपको आ जाएगी, जब आपको डायग्राम बनाना आ जाएगी, आज के लेक्चर में बनाएंगे आप डायग्राम, तो डायग्राम में एटम के लेफ्ट राइट टॉप और बॉटम पे जितनी भी लाइनें होंगी वो उसके बॉन्ड्स होंगे। एक दफा और सुन ले, डायग्राम में एटम के लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे और बॉटम पे जितनी भी लाइनें होंगी वो उसके बॉन्ड्स होंगे। जैसे मैंने एक डायग्राम आपको दिखाने की कोशिश की है समझाने के लिए कार्बन से, वो थोड़ी देर बाद उस पर आते हैं। तो एटम के लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम में जितनी लाइनें उतने बॉन्ड। तो दो आर्गुमेंट हो गए। पहला आर्गुमेंट, जितनी वैलेंसी होगी उतने बॉन्ड होंगे, ना कम ना ज्यादा। दूसरा आर्गुमेंट कि एटम के डायग्राम में एटम के लेफ्ट पे, राइट पे, टॉप पे, बॉटम पे, चारों डायरेक्शन में जितने भी बॉन्ड्स होंगे, नहीं जितनी भी लाइनें होंगी उतने बॉन्ड होंगे। चारों डायरेक्शन में जितनी लाइन होंगी उतने उसके बॉन्ड्स होंगे, जितनी लाइनें उतने बॉन्ड्स। ये बात भी हो गई। अब हम मैं आपको कार्बन पे लेकर आऊँ सारी कहानी के बाद। कार्बन को अगर आप टारगेट करें तो पता चलेगा कार्बन ग्रुप नंबर 4 का है, लिहाजा उसकी बॉन्ड नहीं, उसके वैलेंसी 4 है। अगर उसकी वैलेंसी 4 है तो वो 4 बॉन्ड बनाएगा। अब वो कैसे कैसे 4 बॉन्ड बना सकता है, ये मैंने 1 2 3 4 करके लिखा है, और आपका जहन चलना चाहिए, अभी कॉपी नहीं करना कुछ। अब 4 बॉन्ड बनाना है तो चारों सिंगल भी बना सकता है, दो सिंगल और एक डबल भी बना सकता है, तब भी 4 हो जाएंगे। दो डबल बॉन्ड बना लेगा तब भी 4 हो जाएंगे, और एक सिंगल और एक ट्रिपल बना लेगा तब भी 4। 4 बॉन्ड उससे बनाने, ना कम ना ज्यादा, पूरे ऑर्गेनिक में बस यही है। तो आपका काम अब ये है कि आप ये लिखते जाएंगे। जैसे आपने पहला पॉइंट लिखा 4 सिंगल बॉन्ड, और उसकी डायग्राम बना ली जैसे मैंने बना के दिखाई है। 4 सिंगल बॉन्ड दिख रहे होंगे, लेफ्ट पे एक बॉन्ड, राइट पे एक बॉन्ड, टॉप पे एक बॉन्ड, बॉटम पे एक बॉन्ड। अगला पॉइंट लिखेंगे 2 सिंगल 1 डबल बॉन्ड, तो इसकी डायग्राम बनाएंगे। कार्बन बनाएंगे, डायग्राम बनाएंगे, दो सिंगल बॉन्ड दिखाएंगे, एक डबल बॉन्ड दिखाएंगे। डायरेक्शन 4 है आपके पास, सिंगल लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, चारों डायरेक्शन इस्तेमाल करना कंपलसरी नहीं है, पर चारों डायरेक्शन मिला के बॉन्ड 4 होने चाहिए। तो दो सिंगल बॉन्ड दिखा दें कहीं पर भी और एक डबल बॉन्ड दिखा दें। अगले एग्जाम्पल में दो डबल बॉन्ड दिखा दें, एक लेफ्ट पे दिखा दें, एक राइट पे दिखा दें। और चौथे वाले में एक सिंगल बॉन्ड दिखाएं और एक ट्रिपल बॉन्ड दिखाएं। जैसे डबल बॉन्ड कैसे दिखाएंगे, किसी को अभी समझ में नहीं आ रहा तो मैं ऐसे शो करता हूँ कि डबल बॉन्ड ऐसे दिखाएं कि आप सी लिखें, सी लिखें, और मिसाल के तौर पे ये एक डबल बॉन्ड, और ये बिल्कुल आसान करके मैंने बता दिया। एक डबल बॉन्ड लेफ्ट पे, एक डबल बॉन्ड राइट पे, तो मिला के ये 4 बॉन्ड हो गए। इसको कहते हैं दो डबल बॉन्ड। तो अब ये वीडियो को आपने यहाँ रोकना है और रोक कर ये चारों लिखने हैं आपने। नंबर 1 4 सिंगल बॉन्ड, उसकी डायग्राम। नंबर 2 सिंगल बॉन्ड 1 डबल बॉन्ड, उसकी डायग्राम। 2 डबल बॉन्ड, उसकी डायग्राम। 1 सिंगल 1 ट्रिपल बॉन्ड, उसकी डायग्राम। टोटल मिला के लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे कितने बॉन्ड होने चाहिए? चाहिए जो आखिरी
बात मैंने पढ़ाई है पिछले 5-7 मिनट में, इसको एक दफ़ा और सुने आप और बिल्कुल ज़हन में मजबूती से बैठा लें।